महाभारत युद्ध समाप्ति के समय पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने द्रौपदी के पुत्रों को पांडव समझ के मार डाला था। तब भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के माथे का मणि निकालते हुए उसे चिरंकाल धरती पे भटकते रहने का श्राप दिया था। वहीं पे अगर दूसरे बाजू से देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण का ये शाप अश्वत्थामा को अमर कर गया, चिरंजीवी बना गया। बहुचर्चित डायरेक्टर नाग अश्विन की कल की 2898 की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण और अश्वत्थामा के बीच की इसी संदर्भ के संवाद से हो जाती है। श्री कृष्ण ने श्राप देते ही अश्वत्थामा भगवान से पूछते हैं कि क्या मेरा प्रायश्चित कभी हो पाएगा कि नहीं। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि आज का एक दौर है जब तुम मुझे मारना चाहते हो। कलयुग की समाप्ति करने के लिए जब भगवान कल के अवतार लेंगे तब उनके साथ में तुम खड़े होगे। जब सारी दुनिया अधर्मियों से त्रस्त हो जाएगी तब भगवान कल के अवतार लेंगे। तब उस युग में उस गर्भ में पलने वाले बालक की तुम्हें रक्षा करनी है। यही तुम्हारा प्रायश्चित है। वहां से कहानी लगभग 6000 साल आगे निकल आती है, जहाँ पे दुनिया बहुत ही अत्याधुनिक होने के साथ साथ बहुत ही विचित्र नजर आ रही है। कल की 2898 एडी फ्यूचरिस्टिक साइफाई फिल्म है जो आज से सैकड़ों साल बाद वाले भारत की कहानी दिखाती है। कहानी में सुप्रीम सर्वे सर्वा है जिसका शासन पूरी दुनिया पे चल रहा है। एक अंधेर नगरी है जहाँ पे माँ बनने वाली लड़कियों को कैद किया जाता है, उन्हें किसी प्रयोग के तहत गर्भवती किया जाता है और ऐसे ही प्रयोग के दौरान वो 150 दिनों तक चलने वाली गर्भावस्था वाली लड़की की खोज में है। वही दूसरी ओर शंबाला की मरियम भी ऐसी ही गर्भवती स्त्री की खोज में है जिसके पेट में भगवान कल्कि का जन्म होने वाला है। ऐसे में शंबाला की मुट्ठी भर लोग काशी पहुंचते हैं, लेकिन काशी का हाल तो बहुत ही खराब था। वहाँ पे 200 साल से राज करने वाले राक्षस सुप्रीम का शासन चल रहा था। वो ऐसी रहस्यमय दुनिया में रहता था जिसे कॉम्प्लेक्स कहा जाता था। वो भी अच्छी तरह से कल्कि के आने की खबर से वाकिफ था। ऐसे में जो खोजबीन चल रही थी, जो प्रयोग चल रहा था, ऐसी कोख की थी जो 150 दिनों में बच्चा पैदा कर सके। जब सुमति के पेट में अवतार का गर्भ पल रहा है, ये सबको समझ आता है। उसे पकड़ कर लाने के लिए भैरव को भेज दिया जाता है। भैरव एक ऐसा बाउंटी हंटर है जो किसी विद्रोह के ऊपर जब इनाम घोषित होता है तो उसे पकड़ने के लिए जाता ही जाता है। इस पकड़ा पकड़ी में उसका साथ देने वाली बैटमैन की बैट मोबाइल जैसी एक गाड़ी है और फिल्म में बुज्जू को कीर्ति सुरेश ने आवाज दिया है। ऐसे में भैरव के पास में बहुत सारी ताकतें होती है। वो कहाँ से और क्यों आई है इसकी चर्चा ना करे तो ही बेहतर हो सकता है। उसे सुप्रीम के सीक्रेट साम्राज्य कॉम्प्लेक्स में एंट्री लेनी थी, लेकिन किसी तरह से सुमति वहां से भागने में कामयाब होती है। तब उसको पकड़ने के लिए सुप्रीम का कमांडर मानस आ जाता है। इधर अश्वत्थामा को एहसास हो जाता है कि भगवान अवतार लेने वाले हैं। वो सुमति की रक्षा करने के लिए आ जाते हैं। सुमति को पकड़ने के लिए आया हुआ भैरव किसी तरह से संभलमे में घुसने में कामयाब हो जाता है और यही से शुरू हो जाती है फिल्म की असल कहानी। पौराणिकता के साथ साथ आधुनिकता को जोड़कर साइंस फिक्शन वाली फिल्म बनाने का नाग अश्विन का प्रयत्न काफी सफल साबित होता दिखाई देता है। फिल्म की कहानी का ज्यादातर हिस्सा विजुअल इफेक्ट्स पे आधारित देखने को मिलता है। उस पर काफी सारी मेहनत की गई है जो पर्दे पे रंग लाती हुई नजर आती है, लेकिन भविष्य पे आधारित इस दुनिया में ढेरों सारे पात्र शामिल करने के कारण कहानी समझने में और भी जटिल हो जाती है। कई सारे किरदारों का कहानी से कोई जुड़ाव ही नजर नहीं आता है, जैसे कि भैरव की मकान मालिक की कॉमेडी फिल्म में ठूस ठूस कर भरी है ऐसा लगता है। भैरव और रॉक्सी की प्रेम कहानी भी पूरी तरह से सेंसलेस लगती है। फिल्म के फर्स्ट हाफ के बाद में जब अश्वत्थामा की फिल्म में एंट्री हो जाती है तो फिल्म थोड़ी सी और रोमांचक हो जाती है। पूरी फिल्म पे हॉलीवुड का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। इसमें दिखाई गई टेक्नोलॉजी अवतार मैट्रिक्स जैसी फिल्मों की याद दिलाती है। क्लाइमैक्स में कर्ण और अर्जुन जैसे किरदारों की एंट्री फिल्म में और भी इंटरेस्ट जगाती है, लेकिन साथ में बहुत सारे प्रश्न भी उपस्थित कर जाती है। हालांकि कल की 2898 एडी का जब दूसरा पार्ट आएगा तो उसमें इन सभी प्रश्नों के उत्तर मिलने की अपेक्षा की जा सकती है। फिल्म की कहानी में मृणाल ठाकुर, दलकीर सलमान, फिल्म मेकर राजामौली और राम गोपाल वर्मा के कैमियो नजर आते हैं, लेकिन इनके आने से फिल्म के प्रति जो इंटरेस्ट बढ़ना चाहिए वहाँ पे कुछ भी खासा प्रभाव नहीं देखने को मिलता है। दिशा पट्टी भी एक गाने के लिए और एक दो सीन के लिए ही आ जाती है। प्रभास का किरदार यहाँ पे एक्शन लुक में जचता है। कमल हसन का लुक भी चौंकाता है, डराता है। दीपिका पादुकोण अपने किरदार के अनुरूप डरी सहमी और शांत नजर आती है। लेकिन फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण अश्वत्थामा के किरदार में अमिताभ बच्चन देखने को मिलते हैं। उम्र के इस पड़ाव पे उनसे बेहतरीन अभिनय की अपेक्षा रखना भगवान से आशीर्वाद मांगने जैसा है। उनके हिस्से में कई सारे दमदार डायलॉग्स और एक्शन की सीन्स आए हैं। शाश्वत चटर्जी कमांडर की भूमिका में राक्षसी कम लेकिन कॉमिक ज़्यादा लगे हैं। फिल्म का बैकग्राउंड संगीत कहानी के साथ में चलता रहता है।
प्रभास के किरदार को मजाकिया बनाने के चक्कर में कई सारी जगहों पे उसे जोकर की तरह पेश किया गया है। अमिताभ बच्चन जब जब स्क्रीन पे आए तब तब बेहतरीन लगे हैं। ऐसे में अगर अमिताभ बच्चन ही फिल्म के असल हीरो है ऐसा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। कमल हसन का किरदार देख के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। फिल्म का फर्स्ट हाफ काफ़ी बोरिंग है, बहुत सारे सीन्स खींचे हुए नजर आते हैं। फिल्म में कई सारी जगहों पे महाभारत की सीक्वेंस दिखाए गए हैं जो बहुत ही अच्छे लगते हैं। इन सीन्स में वीएफएक्स कमाल का लगता है, लेकिन फाइट वाले सीन में वीएफएक्स बहुत ही बचकाना लगता है। डायरेक्टर नाग अश्विन ने अपना जो भी कुछ देने का प्रयत्न किया है वो फिल्म के आखिरी वाले 45 मिनट में ही देने का प्रयत्न किया है। वही इस फिल्म का अच्छा पार्ट कहा जा सकता है। अगर आपको पीरियड ड्रामा और डिस्टोपियन टाइप वाली फिल्में देखना पसंद है तो इस फिल्म को एक बार जरूर ट्राई कर सकते हैं। कल की 2898 ये फिल्म आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके बताना। मेरा ही रिव्यू अच्छा लगे तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नई रिव्यू के साथ में और एक नई फिल्म के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।